Hello friends, Namaskar, good afternoon. Now we are start the next lecture, that is growth and development. Okay, अभी हमने स्टडी किया था पीडियाट्रिक के बारे में। पीडियाट्रिक का हमने इंट्रो और हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लिया था क्लियर फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये सेकंड लेक्चर जो रिकॉर्ड किया जा रहा है आप सभी के लिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग के अंदर, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्लियर। तो ग्रोथ फर्स्ट बात करते हुए ग्रोथ के अंदर क्या चीज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा क्लियर। तो ग्रोथ होता है एक तो सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन और सेलुलर मास इंक्रीज होता है क्लियर। यानी सेल के अंदर डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, सेल सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो सेल का जो मास होता है, प्रोटीन मास होता है, वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है क्लियर। इसके अंदर क्या होगा, बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है ना। ग्रो करेगी किसमें, इंच, सेंटीमीटर, ठीक है ना, और केजी, ग्राम, ठीक है ना। इस तरीके की यूनिट्स होती है जिनके द्वारा किसको, ग्रोथ यानी सेल का जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको मेजर किया जाता है। ये मेजरिंग यूनिट होती है, यानी ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। हाइट को, वेट को, उसको वेट को केजी में, पाउंड में, ग्राम में, और उसकी हाइट को किस तरीके से, इंच, सेंटीमीटर, ठीक है, इन सब चीजों में क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट होता है, इसके अंदर जब सेल डिवीजन होगा, सेल के अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, बॉडी का जो साइज है, बॉडी साइज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा क्लियर। किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर बॉडी का साइज है वो इंक्रीज होगा क्लियर। सेकंड चीज होती है कि हमारे ग्रोथ जो होती है वो किसके रूप में, क्वांटिटी के रूप में इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ग्रोथ इंक्रीज इन क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी जिस तरीके से, जिसको नंबर्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वांटिटी 1 2 3 4 8 16 इस तरीके से 32 इस तरीके से काफी तेज गति से ग्रो करता है, ठीक है ना। किस स्टेज पर किस तरीके से ग्रो करता है बॉडी, वो भी हम आप अच्छे से ग्रोथ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना वेट होता है, कितना हाइट होता है, फिर वो किस तरीके से हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें ग्रोथ के अंदर आएंगी, किसके अंदर आएंगी, ग्रोथ के अंदर क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ के अंदर सेल डिवीजन होता है, यानी सेलुलर सिंथेसिस, जो सेल का मास होता है या बॉडी मास होता है वो इंक्रीज होता है। इसको ग्रोथ को किसके द्वारा, इंच, सेंटीमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। वेट को केजी और पाउंड में इंक्रीज किया जा सकता है। बॉडी साइज इंक्रीज होता है। और किस तरीके से, ग्रोथ इंक्रीज इन क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाती है, इसको ग्रोथ कहते हैं क्लियर। और एक और चीज आपको बता देता हूं, ग्रोथ में प्रोसीड, ग्रोथ में प्रोसीड इन सेफेलोकॉडल डायरेक्शन क्लियर फ्रेंड्स। ग्रोथ होती है वो सेफेलोकॉडल डायरेक्शन में इंक्रीज होती है क्लियर, देखने को मिलती है हमें को, ठीक है ना। जैसे सेफेलोकॉडल क्या होता है, कॉडल, सेफेलोकॉडल होता है हेड टू टॉय, हेड टू टॉय या फिर टेल, ठीक है। जिसके अंदर टेल होता है उसके अंदर टेल कर सकते हैं। बाकी हमारे में हेड टू टॉय ग्रोथ को मेजर किया जाता है, सेफेलोकॉडल डायरेक्शन में इंक्रीज होता है क्लियर। ग्रोथ किस तरीके से चलता है, सेफेलोकॉडल डायरेक्शन, और दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, ठीक है। ग्रोथ के अंदर ये दो डायरेक्शन देखने को मिलते हैं। कोई आपको पूछता है कि ग्रोथ किस तरीके से प्रोसीड करती है, तो सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। सेफेलोकॉडल होता है हेड टू टॉय, इस तरीके से क्लियर, हेड टू टॉय ग्रो करेगी, दैट इज सेफेलोकॉडल। प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से लेकर के और डिस्टल की तरफ जाएगी, पेरीफेरी की तरफ जाएगी, दैट इज प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना। फर्स्ट
हैंड इस तरीके से होते हैं, चेस्ट इस तरीके से होता है, धीरे धीरे हैंड्स ग्रो करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो दैट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेवलपमेंट की, ठीक है ना। डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये मैच्योरेशन, मेंटल मैच्योरेशन। क्लियर। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, मेंटल मैच्योरेशन होता है। इसके अंदर सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है ना। मेंटल का यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा किसका, ब्रेन का। उसके अंदर फंक्शनल मैच्योरेशन होगा, मेंटल मैच्योरेशन जिसको बोलते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शनल मैच्योरेशन। फंक्शनल मैच्योरेशन होता है आपका स्किल्स, इसके अंदर उसकी स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मीन्स होगा उसकी रीजनिंग पावर, उसका क्या होगा, उसकी जो रीजनिंग है, थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, रीजनिंग पावर इंक्रीज होगी, उसकी थिंकिंग और मेंटल एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें, डेवलपमेंट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट के अंदर। और दूसरा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ग्रोथ किसमें, क्वांटिटी में, और ये किसमें, क्वालिटी में। क्वालिटी इंप्रूव होगी मेंटल के अंदर। क्लियर। क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरा अगर डेवलपमेंट को अपन मेजर कर सकते हैं किससे, आईक्यू से। इंटेलिजेंस क्वाशिएंट होता है, उसके द्वारा किसको, डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज दैट इज आईक्यू। और इसके द्वारा क्या पता लगा जा सकता है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसकी मेंटल मैच्योरेशन हो रहा है, फंक्शनल मैच्योरेशन किस तरीके से, जैसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की तरफ डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस टू फाइन। यानी कि फर्स्ट अगर बेबी किसी चीज को होल्ड करता है तो बाई द बोथ हैंड से पकड़ने की कोशिश करेगा, बोथ हैंड से ग्रास्प करेगा, स्लोली वन हैंड एंड बाई फाइन फिंगर से क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। यानी कि उसके अंदर क्या हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसकी स्किल्स के अंदर बोथ हैंड से, सिंगल हैंड, फिर फिंगर से, तो ये क्या, उसकी स्किल्स कंटिन्यूअसली डेवलप हो रही है, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। क्लियर। दैट इज डिफरेंट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ को इजीली मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट को इजीली मेजर नहीं किया सकता है, लेकिन एक आईक्यू है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर जो स्किल्स होती है, उसकी जो रीजनिंग पावर होती है, मेंटल की जो थिंकिंग पावर होती है, ठीक है ना, उसको इंक्रीज किया जाता है, उसको स्लोली जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरीके से ये भी बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है कि मोस्ट ऑफ जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का वो 2 इयर्स तक हो जाता है। क्लियर। 90% जो ब्रेन ग्रोथ है वो 2 इयर्स तक बेबी के अंदर हो जाती है, ठीक है। रिमेनिंग 10% जो है वो रिमेनिंग पीरियड्स में ग्रो करता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं। और दूसरा, हाँ, एक और चीज है, जिस तरीके से ग्रोथ क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी सेपेलोकोलर डायरेक्शन, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में, इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है हमारा वो किस तरीके से ग्रो करता है, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल होगा, जनरल से फिर स्पेसिफिक जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक और बोल सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जनरल यानी पहले मैंने आपको बोला था जनरल वे में किसी काम को करने की कोशिश करेगा, फिर उस काम को एक पर्टिकुलर स्किल्स के तहत, यानी एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है ना। जैसे पेन को पकड़ना है तो बेबी पहले बहुत हैंड से पेन पकड़ रहा है, मतलब एक जनरल वे हो गया। फिर और जब उसके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होगा तो वो इस तरीके से फिंगर से उठाएगा और इस तरीके से राइट करेगा। क्लियर। और स्पेसिफिक लिखेगा, पहले जैसे कोई भी चीज लिख रहा है वो जैसे आर ही लिखना है उसको, तो ऐसे ऐसे आर ऐसे ऐसे बनाने की कोशिश करेगा कुछ, ठीक है। और जब वो स्पेसिफिक हो जाएगा तो इस तरीके से तुरंत आर बना देगा। जो उसको डायरेक्शन दिया जाएगा उसको वो जो प्रॉपर वे है जो उसने लर्न किया है उसी वे में कंटिन्यूअसली फॉलो करेगा। क्लियर फ्रेंड्स, दैट इज डेवलपमेंट कंप्लीट। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या जनरल टू स्पेसिफिक होता है डेवलपमेंट। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम।
फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी हर पर्सन का प्रॉपर या सेम डेवलपमेंट या फिर सेम ग्रोथ नहीं होती है। किसी की अच्छी बॉडी हाइट देखने को मिलती है, किसी में कम हाइट देखने को मिलती है, ठीक है ना। किसी का अच्छा मेंटल आईक्यू होता है, किसी का 100 से ऊपर होता है, किसी का नीचे भी स्लो भी होता है, ठीक है ना। कोई डाउन सिंड्रोम भी होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बेबी भी होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किसका कितना ग्रोथ होगा, किस तरीके का ग्रोथ होगा, किसका कितना डेवलपमेंट होगा, किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। क्लियर, काफी इंपोर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम, क्रोमोसोमल यानी जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर काफी इंपोर्टेंट डिपेंड करते हैं। जिस तरीके के पेरेंट्स होंगे उसी तरीके के चांसेस हैं, उसी तरीके के उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे। क्लियर। जिस तरीके से अगर हैवी बॉडी वेट है, हाई लेंथ के पेरेंट्स हैं, तो बच्चे भी उनके उसी तरीके के हाई लेंथ हैवी बॉडी वेट के साथ में डेवलप होंगे। जैसे कि जेनेटिक के अंदर सबसे फर्स्ट अपन बात कर सकते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप, क्लियर। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप वही जैसे पेरेंट्स है उसी तरीके की ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होना, जो ट्रेड्स है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफर होती है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, दैट इज फिनोटाइप। चलो, नेक्स्ट होता है आपका सेक्स के आधार पर। जेनेटिक के अंदर नेक्स्ट होता है सेक्स, ठीक है। सेक्स में जैसे एट द बर्थ के टाइम पे हैवी होते हैं कौन? मेल बेबी, हैवी मेल, देन फीमेल बेबी। क्लियर। ये सेक्स पे भी डिपेंड करता है। ग्रोथ मेल बेबी के अंदर अच्छा मिलता है कंपैरिजन टू फीमेल बेबी, ठीक है ना। हैवी मेल देन फीमेल बेबी। नेक्स्ट थर्ड वन हो गया आपका बायोरिदम। क्या होता है? बायोरिदम मैच्योरेशन। बायोरिदम मैच्योरेशन। बायोरिदम मैच्योरेशन क्या होता है? ये फीमेल बेबी के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? फीमेल बेबी की। काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना। बायोरिदम मैच्योरेशन देखिए फीमेल बेबी के अंदर मिलता है, और ये किससे रिलेटेड है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। किससे रिलेटेड है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। जिस एज के अंदर और जितने ड्यूरेशन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर? फीमेल मदर के अंदर आएगी, उतने ही टाइम ड्यूरेशन पे किसके अंदर? फीमेल बेबी के अंदर आता है, तो उसको कहते हैं बायोरिदम मैच्योरेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम एज एंड सेम ड्यूरेशन of her mother is known as biorhythm। इसको क्या कहते हैं? बायोरिदम चल रही है, यानी कि बायो मतलब बायोलॉजी यानी जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो बायोरिदम उसी रिदम से चल रहा है, उसी टाइम ड्यूरेशन पे आ रहा है, और उसी उतनी ही ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, और उसी एज पर आ रहा है, तो दैट इज बायोरिदम मैच्योरेशन। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। काफी इंपोर्टेंट है और पूछी भी जाती है आपसे, ठीक है ना। याद रखना कुछ फैक्टर्स हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर हो गया आपका क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। क्लियर। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के अंदर क्या आते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर किसी तरीके की एब्नॉर्मलिटी आ जाना, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाना, दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। जैसे कि सबसे फर्स्ट वन होता है डाउन सिंड्रोम। क्लियर। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी। क्या होता है ये? ट्राइसोमी, यानी कि किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर कितने ट्राइसोमी हो जाना। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं नंबर्स में, वो कितने होते हैं? 43 और 23 क्रोमोसोम। क्लियर। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, या 46 क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। इतने क्रोमोसोम होते हैं, तो किसी भी 1 2 3 इस तरीके से 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, कौन सा? 21 नंबर क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से अपन को डाउन सिंड्रोम के अंदर कितने 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं वो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? मेंटली रिटार्ड होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो काफी लो होता है, और उनकी जो बॉडी लेंथ है, हाइट है, वो भी
काफी एबनॉर्मल देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवार्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम या फिर ट्राइसोमी, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 47 क्रोमोसोम होते हैं। ट्राइसोमी 21 नंबर क्रोमोसोम, 21 नंबर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से 46 से कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवार्ड सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, सेम यही होता है, एडवार्ड सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो 21 पे हो रही है वो कितने पे, 18 नंबर 18वें नंबर क्रोमोसोम पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से होता है पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो 13th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, कौन से नंबर का, 13th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसको पटाव सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्या होता है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम। ओके फ्रेंड। क्राइडो-चैट सिंड्रोम में क्या होता है, 5th नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। जेनेटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन, क्या फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर। अब कौन कौन से फैक्टर, सबसे फर्स्ट हम जेनेटिक फैक्टर पढ़ रहे थे। जेनेटिक फैक्टर के अंदर हम लास्ट वन पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल एरोमेटिक। क्रोमोसोमल एरोमेटिक फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो बेबी को ट्राइसोमी हो जाएगी, उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो अफेक्ट हो गया अपने आप ही। एडवार्ड सिंड्रोम के अंदर 18 नंबर पे ट्राइसोमी हो जाएगी, तो उसके अंदर भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पटाव सिंड्रोम 13 नंबर पे ट्राइसोमी हो जाएगी, तब उसके अंदर भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। क्राइडो-चैट सिंड्रोम 5th नंबर की क्रोमोसोम पर क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी, तो उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। 5th नंबर पे आता है आपका टर्नर सिंड्रोम। क्या आता है फ्रेंड, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है सिंड्रोम, और क्या रह जाते हैं, 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। क्लियर। टर्नर सिंड्रोम में ट्रैक पर चल रहे हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है ना। लेकिन एक क्रोमोसोम कहीं से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, यानी कि उस जो क्रोमोसोम का जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर जिस तरीके से क्रोमोसोम्स जमे हुए हैं प्रॉपर ढंग से, वो एक क्रोमोसोम से उसमें क्या हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स टर्न हो जाता है। इस तरीके से मेनली किसको अफेक्ट करता है टर्नर सिंड्रोम, ओनली अफेक्ट द फीमेल बेबी। ठीक है ना। इसीलिए इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बेबी को अफेक्ट करता है, ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम के अंदर, 0Y। ठीक है ना। एब्सेंस एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है इसके अंदर, एब्सेंस हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये मेनली मैं आपको यहां बता देता हूं, नहीं दे रहा हुआ प्रॉपर। देखो यहां बता देता हूं मैं, ये आपने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखो नाम के जस्ट विपरीत है। डाउन सिंड्रोम में डाउन होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक इंक्रीज हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक टर्न हो जाता है, टर्न होकर के एक कम हो जाता है। अफेक्ट, ये याद रखना, अफेक्ट फीमेल बेबी। किसको अफेक्ट करता है, ये फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है। क्लियर। फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है, उसके अंदर 0Y यानी एब्सेंस एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्या होता है, एक
इसीलिए फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, वो एब्सेंस हो जाता है। ये आपको याद रखना। टर्नर सिंड्रोम एक डायरेक्ट क्वेश्चन किस बेबी को अफेक्ट करता है, मेल फीमेल या बोथ, किसको? तो किसको अफेक्ट करता है? फीमेल बेबी को। इसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45। कितने होते हैं? 45। एक क्रोमोसोम्स एब्सेंस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट होता है टर्नर सिंड्रोम। इसकी जस्ट अपोजिट होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट मेल बेबी। अफेक्ट मेल बेबी। क्लियर? इसमें क्या होता है? 0x इस तरीके से। इसके अंदर भी 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने हैं? 45। इसके अंदर 45। इसमें 0y, इसमें 0x। ठीक है? इस तरीके से नहीं सॉरी गलती हो गई। इसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ये मेल बेबी को अफेक्ट करता है और इसके अंदर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। क्या आ जाता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, XXY। ठीक है ना? क्या होता है? XXY। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से क्या हो जाता है? इसका जो क्रोमोसोम्स है वो 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार याद रखिए, टर्नर सिंड्रोम में टर्न हो रहा था, एक खत्म हो रहा था, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस हो रहा था, इसलिए इसका क्या है? 0y, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो रहा था। इसके अंदर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। इसके अंदर क्या हो रहा था? एक इसमें एब्सेंस, इसमें एक इंक्रीज हो रहा है, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। क्लियर? बस यही है डिफरेंस। इसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। ये मेल बेबी को अफेक्ट करता है, ये फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है। क्लियर? ये हो गया आपका क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है? अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है ना, बेबी के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? कोई ना कोई सी बेबी में प्रॉपर वेट गेन नहीं होगा, ठीक है ना, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्लियर? इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आते हैं? इन्वायरमेंटल कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि देखो, इन्वायरमेंटल फैक्टर में कई तरीके से हो सकता है। प्रीनेटल एनवायरनमेंट क्या है उसका? प्रीनेटल एनवायरनमेंट का मतलब है उसका बिफोर प्रेगनेंसी उसकी न्यूट्रिशनल कंडीशन कैसी थी, उसको एनीमिक मदर तो नहीं थी। अगर इस तरीके का हुआ तो उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्लियर? दूसरा है उसके अंदर प्रीनेटल पीरियड में मालन्यूट्रिशन, एनीमिया, इन्फेक्शन, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन हो गया वो उसके अंदर, ठीक है ना, कोई भी रूबेला वायरस, सिफिलिस, ठीक है, का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, ये कोई भी इन्फेक्शन अगर बेबी के अंदर हो गया प्रीनेटल पीरियड में तो भी उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना? या फिर नेक्स्ट आता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली उसको, ठीक है ना, उसको ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया बेबी को, तब भी बेबी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट होता है हार्मोनल। ठीक है? हार्मोनल के अंदर क्या होता है? इन्फ्लुएंस करता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, थायरॉक्सिन। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था, थायरॉक्सिन 12th वीक पर थायराइड ग्लैंड कंप्लीट मैच्योर हो जाती है और 12 to 16 वीक तक थायरॉक्सिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी तरीके से मैच्योर नहीं होती है तो स्केलेटल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपका हार्मोनल फैक्टर। क्लियर? टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है प्रीनेटल एक्सपोजर में, टेराटोजेनिक ड्रग्स जैसे कि थैलिडोमाइड का अगर एक्सपोजर होता है तो प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बेबी का। क्लियर? टेराटोजेनिक में वो इन्वायरमेंटली है टेराटोजेनिक। क्लियर? थैलिडोमाइड।
माइट। क्लियर? अगर ये होता है तो बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ नहीं होता है, डिक्रीज डेवलपमेंट। क्लियर? ये कुछ टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमोशनल फैक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के अंदर ही। इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर जैसे ब्रोकन होम्स, आपने देखा होगा ब्रोकन होम्स, या फिर पेरेंट्स में आपस में कपल्स के अंदर क्या होना, तलाक हो जाना उनका, तो उससे क्या होगा, बेबी क्राइम की तरफ चले जाते हैं, प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, वो माल नरिश्ड रह जाते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रिशनल कंडीशन नहीं हो पाती है, माल न्यूट्रिशन के शिकार देखने को मिलते हैं बेबी के अंदर, तो ये काफी इमोशनल फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में इमोशनल फैक्टर के अंदर ही नेक्स्ट आता है आपका लव, लॉस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का लॉस हो जाना, जिससे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता बेबी को, ये काफी हद तक अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इमोशनल फैक्टर हो गए। क्लियर? इसके बाद फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, जेनेटिक हो गए, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर में प्रीनेटल, पोस्टनेटल, हार्मोनल, ठीक है ना, और इमोशनल फैक्टर हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, काफी इंपोर्टेंट है। अब बात करें क्या अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक, क्या पैटर्न है उनके अंदर, और वो जो थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, ग्रोथ के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? डेवलपमेंट के अंदर मेनली अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, स्किल्स के बारे में, किस तरीके का, कौन से टाइम पीरियड पे कौन सा स्किल्स उसके अंदर देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगी डेवलपमेंट की। और ग्रोथ के अंदर कितना हाइट, कितना वेट, कितना हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, किस एज ग्रुप पर कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, वो सारी चीजें पढ़ेंगे किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के अंदर। ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल और हमारा ये क्लास समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, और अगर आप चाहते हो कि हम आपको इसी तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, तो आप प्लीज आप अपना काम, मोटिवेशन का काम कीजिए। मोटिवेशन हमें मिलेगा आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से। हमारा सब्सक्रिप्शन जरूरी है, जिससे हम आपके आगे ऑनलाइन क्लासें आपको दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, काफी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी और मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।